अब देखो, हमने पिछला लेक्चर क्या देखा था, रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आपको बताया गया था कि डीएनए का प्रतिकृति क्या होता है, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, डीएनए का रिप्लिकेशन कहलाता है। यानी जब क्या होता है कि डीएनए में यही बताया गया था कि एक डीएनए सेम अपने जैसे फोटोकॉपी, यानी अपने जैसे सेम फोटोकॉपी, यानी अपने जैसे दो डीएनए का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं। अब डीएनए की जो है रिप्लिकेशन के बारे में बताया गया था कि ये रिप्लिकेशन क्रिया जो है अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी से आशय क्या है, जो अपनी आधी चीज को अपने पास क्या कर ले, संरक्षण कर ले, वो क्या कहलाता है, अर्धसंरक्षी। तो आपने देखा था कि एक डीएनए, जो डीएनए होता है वो डबल रज्जुकी होता है, और उसका जो है एक, यानी दोनों हेलिक्स को अलग किया गया था। दोनों को जब अलग करके देखा गया था तो उसमें एक अपने पास रखा और एक अपने पास रखा, और दोनों पर उसने क्या किया है, नए सिरों का निर्माण करके वो डबल डीएनए में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक ना। अब चूंकि डीएनए अर्धसंरक्षी, डीएनए की प्रतिकृति जो है अर्धसंरक्षी होती है, इसके बारे में बताया किसने था, तो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम क्या था, मिशेल्सन, और दूसरा स्टाल। इन्होंने अपने प्रयोग विधि द्वारा ये सिद्ध किया कि डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, अर्धसंरक्षी होता है। अब चूंकि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे करता है, यानी डीएनए में जो है रिप्लिकेशन की प्रतिकृति होता कैसे है, या हम उसकी क्रिया विधि को समझेंगे, या डीएनए द्विगुणन क्रिया विधि का जो है हम क्या करेंगे, समझने का कार्य करेंगे। तो हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले जो है रिप्लिकेशन में कुछ एंजाइम कार्य करते हैं, रिप्लिकेशन क्रिया में कुछ एंजाइम कार्य करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि देखो इसका जो है 3 स्टेज में मैंने बांट रखा है, ध्यान देना इधर। ये 3 स्टेज मैंने इसलिए आपको पहले बता रखा है कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये इसमें कौन सा एंजाइम कार्य किया, इसमें कौन सा एंजाइम किया। तो एक शॉर्ट रूप में आप इसको लिख लेना, जिसमें जो है पहला जो होता है आरंभन, यानी इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्य करते हैं आरंभन क्रिया में, तो डीएनए हेलिकेज काम करता है, उसके बाद से एसएसबी प्रोटीन कार्य करता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम करता है, और आरएनए प्राइमेज। पहला स्टेज ये रहा। दूसरे स्टेज में क्या होता है, यानी एलिगेशन में क्या होता है, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कार्य करता है, और इसके बाद से आ जाता है लास्ट जो होता है, लास्ट स्टेज वह टर्मिनेशन होता है। और टर्मिनेशन में आपको बताया गया इसमें 2 एंजाइम कार्य करते हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट, और एक डीएनए लाइगेज होता है। अब इनका कार्य कहाँ है, हम अभी बारी बारी से देखेंगे। दूसरा चीज जो है, अब जो है हमें समझना है, हमें तो ये समझना है कि हमने यही देखा था ना कि नए सिरे का निर्माण हमने क्या देखा था, कि मान लेते हैं ये एक डीएनए था, ये क्या था, एक डीएनए था, देख रहे हो ना, और यही डीएनए क्या कर रहा था, इस डीएनए से प्रतिकृति में 2 नए डीएनए का निर्माण हो रहा था। मान लेते हैं कि एक ये और एक ये, यहाँ पर एक नए डीएनए का निर्माण, एक ये और एक ये, तो अर्धसंरक्षी होता है, यानी आधा आधा अपना, तो ये अपना जो है कि ऐसे क्या कर लेता है, 2 भागों में बंटता है ना, तो एक आधा अपना रखता है, और दूसरा क्या हुआ, इसमें एक नए सिरे का यहाँ पे निर्माण हुआ, ऐसे बताया गया था आप लोगों को, इसमें भी एक नए सिरे का निर्माण हुआ, ठीक ना, ऐसे ही बताया गया था ना आप लोगों को। अब चूंकि ये ऐसे किस तरह से हुआ, इसको हम क्या करेंगे, अध्ययन करने का कार्य करेंगे। बस समझ में आई। अब जो है एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने के लिए
एक एंजाइम है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। अब जो है एक मैंने क्या बताया कि इसको कार्य करने के लिए, इन दोनों सिरों को निर्माण करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज बेटा, जो ये डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये पॉलीमरेज जो है आपको बताया गया, ये 3 एंजाइमों का समूह होता है। ये पॉलीमरेज जो होता है ये 3 एंजाइमों का क्या होता है? समूह होता है। एक जो होता है, ध्यान रखना, ये एक जो पॉलीमरेज होता है जिसको पॉलीमरेज फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरे को क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज सेकेंड। और तीसरे को कहा जाता है पॉलीमरेज थर्ड। ध्यान देना यहां से, बताया क्या? एक बार ध्यान से फिर सुनते हैं। हमने क्या बताया बेटा अभी तक? हम तो यही देख रहे हैं ना, हमें जानना क्या है कि ये एक डीएनए जो था ये अपने जैसे 2 डीएनए का निर्माण किया, यानी ये अर्धसंरक्षी होता है, ये ऊपर वाला इसी का था, ये नीचे वाला इसी का था, बीच में नए सिरों का निर्माण हुआ। तो इन नए सिरों का निर्माण करने का काम किसने किया? तो इन नए सिरों का निर्माण करने का कार्य जो है एक एंजाइम होता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, यानी 3 समूह में होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड। यही इसका निर्माण करने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां ध्यान दो बेटा, बंद करो लिखना बंद करो, पहले आप फिर लिखते रह जाओगे। पहले समझो, ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट और जो थर्ड है, इनका जो है इनके निर्माण में विशेष योगदान होता है, जबकि चूंकि इसका भी योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों जो है ना, ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ये फर्स्ट वाला होता है बेटा, ये ध्यान देना, जो ये फर्स्ट वाला होता है ना, ये फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। और ये सेकेंड वाला क्या होता है? थोड़ा इससे बड़ा होता है। और थर्ड वाला क्या होता है? ये इनके 4 गुना 5 गुना बड़ा होता है। समझ में आया? ये आकृति में पॉलीमरेज फर्स्ट छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? पॉलीमरेज सेकेंड। और जो पॉलीमरेज थर्ड है ये इनके आकृति में 4 गुना या 5 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। जो ये सेकेंड वाला पॉलीमरेज है बेटा, इसका मुख्य काम यही है कि डीएनए के अंदर अगर कोई टूट फूट होती है, क्या बताएगा कि डीएनए के अंदर, इसके अंदर कोई टूट फूट होती है, तो उन टूट फूट को ये क्या करता है? मरम्मत करने का कार्य करता है। इसका इतना ही मुख्य रूप से क्या होता है? कार्य होता है, कोई और विशेष कार्य नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये तीनों, कौन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों डीएनए पॉलीमरेज जो है ये विशेष कंडीशन में क्या करते हैं? डीएनए के नए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है ये तीनों क्या करते हैं? बताया गया कि एक विशेष कंडीशन में ये डीएनए के जो ये रेड कलर में आपको दिखाया गया ना, ऊपर ये भी और ये भी जो सिरा दिखाया गया है, इस सिरे का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे इनका निर्माण विधि क्या होता है। तो निर्माण विधि में एक चीज ध्यान रखना, निर्माण विधि में इनका क्या होता है? पहला जो होता है, पहला कंडीशन क्या होता है कि इनकी जो सिरा होती है, वह सिरा जो होती है 3 डैश से लेकर किधर होती है? 5 डैश की तरफ होती है। डबल रज्जु को क्या करते हैं? सिंगल रज्जु, यानी डबल रज्जु को सिंगल रज्जु में निर्माण करते हैं। किसमें करते हैं?
यानी डबल रज्जु को सिंगल रज्जु में निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लो आप कि पहला ये क्या है, 3 डैश से 5 डैश की तरफ होते हैं, और डबल रज्जु को क्या करते हैं, यानी डबल रज्जु से सिंगल रज्जु में निर्माण करने का कार्य करते हैं। दूसरा जो है नए सिरे का जो निर्माण होता है बेटा इनमें, वो नए सिरे का जब निर्माण होगा, पहले क्या, यानी पहले तो निर्माण विधि में यही बताया गया कि 3 डैश से 5 डैश की तरफ चलते हैं, और इसमें ये क्या करते हैं, जो डबल रज्जु होती है उससे सिंगल रज्जु का निर्माण करने का कार्य करते हैं। दूसरा जो है जब ये नए सिरे का निर्माण होता है, देख रहा है ना, ये नए सिरे का जो निर्माण होता है, तो इसमें ये क्या करते हैं कि इसमें जो है 5 डैश, नया सिरा का निर्माण जो है 5 डैश से 3 डैश की तरफ होता है। कहाँ होता है, 5 नए सिरे का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, 5 डैश से 3 डैश की तरफ होता है। ये नए सिरे का निर्माण होता है, नए सिरे का निर्माण। तीसरा देख लो, तीसरा देख लो, इसे निर्माण के लिए पहला आपको क्या बताया गया, ध्यान देना है, पहला जब ये सिंगल रज्जु में इसको निर्माण करेंगे तो किधर से जाएंगे, 3 डैश से 5 डैश की तरफ जाके इसे सिंगल रज्जु के में निर्माण करेंगे। दूसरा क्या बताया गया, जब नए सिरे का निर्माण करेंगे तो 5 डैश से क्या करेंगे, 3 डैश की तरफ नए सिरे का निर्माण करेंगे। और तीसरा है इस कार्य को करने के लिए जो है सूचना और संकेत चाहिए, यानी इन्हें सूचना की आवश्यकता होती है या संकेत की आवश्यकता होती है, ताकि कहां से श्रृंखला बनाया जाए। क्या बताया गया, तीसरा ये बताया गया, ये तो दूसरा, ये पहला था और ये क्या था, दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। इसमें बताया गया कि संकेत और किसकी, सूचना की आवश्यकता होती है कि कहां से श्रृंखला का निर्माण किया जाए। तो इसमें संकेत की भी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। चौथा जो होता है, जैसे मान लो अभी ये 3 डैश है, यहां ध्यान रखना, ये मान लो कोई डीएनए है, ये एक डीएनए है ना, अब डीएनए यहाँ पे है तो यहाँ पर सूचना संकेत की आवश्यकता होगी। अब वो संकेत कहाँ होगा, या एक ही को मान लेते हैं, या कहाँ से इस सिरे को इसको निर्माण करना है, ये मान लेते हैं कि कोई सिरा है जो किस तरह से 3 डैश से 5 डैश की तरफ से, कहाँ से 3 डैश से 5 डैश की तरफ। अब इनको जो है सूचना, मान लो वह सूचना वाला स्थान क्या है, ये, तो ये जब तक सूचना नहीं होगा तो ये जहां से सूचना, इसका संकेत मिलेगा, वहीं से इसका निर्माण करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। ठीक है ना। और चौथा लिख लो, अब इसके जो थर्ड एंड होता है ना बेटा, उस पे OH का होना जरूरी है, यानी इसका थर्ड एंड पर, यानी आपने जब फास्फेट ये आपने देखा था, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पर क्या था, कार्बन था, यहाँ पर भी क्या था, कार्बन था, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका जो है OH समूह था, यहाँ पर जो एक जो तीसरा वाला पोजीशन है ना, यहाँ पर OH समूह का होना क्या होता है, जरूरी होता है, वरना ये प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ चीजें मुख्य आप लोगों को बता दी गई। तो ये आपको, यानी इसके निर्माण के लिए ये 4 पॉइंट क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो इन चारों पॉइंटों को आप क्या कर लोगे, क्या क्या बताया गया। पहला जो है कि निर्माण की कंडीशन की, इसका कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि जो 3 डैश से 5 डैश सिरा होता है बेटा, ठीक ना, जो 3 डैश से 5 डैश सिरा होता है, यानी डबल रज्जु से सिंगल रज्जु का निर्माण करना है। अब यानी पहले तो डीएनए क्या होता है, डबल रज्जु की होता है,
तो उसको, इसका मतलब ये हुआ कि उसे सिंगल कैसे किया जाए, उसको अलग कैसे किया जाए। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताया गया? दूसरा कंडीशन बताया गया कि नए सिरे का निर्माण कभी भी होगा तो 5' से 3' के तरफ होगा। तीसरा होना चाहिए कि इसको बनाने के लिए जो है सूचना की आवश्यकता पड़ती है, सूचना होनी चाहिए। और चौथा बताया गया कि इसके जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे वोयज का होना जरूरी है। तो हम पहला इसमें देखना, पहले हम शुरुआत करेंगे जो पहला बिंदु था कि इसको जो है डबल रज्जुकी से सिंगल बनाने का कार्य कैसे होगा। यहां से देखते हैं। देखो अब देखते हैं इसका पहला कंडीशन हम देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है बेटा, यानी जब हम रिप्लिकेशन क्रिया में पहले हमें क्या करना होगा कि डीएनए डबल रज्जुकी होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स का होता है। तो उसमें से इन हेलिक्स को खोलना होगा और खोलकर उसे किसमें चेंज करना होगा? सिंगल रज्जु का निर्माण करना होगा। यानी दो रज्जुओं को हमको क्या करना है? अलग अलग करना है। तो अब यहाँ पर जो है जब रिप्लिकेशन की शुरुआत होगी तो पहले जहां पर रिप्लिकेशन क्रिया प्रारंभ होती है बेटा, ध्यान रखना, यानी रेप्लिकेशन प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वह बिंदु क्या कहलाता है? इनिशिएशन पॉइंट कहलाता है या आरंभन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आरंभन बिंदु। यानी रिप्लिकेशन क्रिया जो होती है, क्या रिप्लिकेशन क्रिया की शुरुआत जब होती है और जहां पर शुरुआत होगी, जहां पर प्रारंभ होगा, वह बिंदु क्या कहलाता है? इनिशिएशन पॉइंट यानी आरंभन बिंदु कहलाता है। अब इसकी पहचान कौन करता है? ध्यान रखना, इसकी पहचान करता कौन है? इस आरंभन बिंदु को, यानी जो इनिशिएशन पॉइंट है, इसकी पहचान कौन करता है? तो यहां पर एक जो है, इधर देखो ना, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लिखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आप लिखोगे तो फिर आप घर पे जाके वीडियोस लिख लेना। ऐसा थोड़े है कि उसमें ये नहीं, मेरी आवाज नहीं आएगी। ध्यान दो एक बार फिर, हम जा रहे हैं क्या करने? रिप्लिकेशन क्रिया कराने। यानी यही तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई प्रतिकृति की जो है क्रिया विधि क्या है। तो पहले हमको क्या करना है? सिंगल रज्जु का निर्माण करना है। अब ये आप देख रहे हो कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है। तो सिंगल बनाने के लिए इसमें जो है, सिंगल बनाने के लिए पहला जो है, इस जो प्रक्रिया चालू होती है, जहाँ पे ये आरंभन होता है, उस बिंदु को कहा जाता है इनिशिएशन पॉइंट। जहाँ से ये क्या करता है? प्रतिकृति करना यानी सिंगल रज्जु बनाने का कार्य करता है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं, यानी आरंभन बिंदु कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी पहचान करता कौन है, कि इसमें कहां पर इनिशिएशन पॉइंट होगा। तो एक ध्यान रखना, ये आप जानते हो, देखो ना, इधर इधर देखो। अरे आज आप लोगों को कहां पे नहीं, मुझे देखो, मुझे देखो। हाँ बस मुझे देखो, आज मान के चलो कि आपको मुझे, आप जानते हो कि जो इसमें जो है ना, ये जितने भी हैं, ये जानते हो कि इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? जुड़े होते हैं। ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या तो वो डबल बॉन्ड होता है, नहीं तो क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन क्षारहीन होते हैं, जहां पर अगर एडेनिन और ये थाइमिन होता है, या साइटोसिन, या क्या होता है, गुआनिन होता है। तो जहां पर एडेनिन और थाइमिन होगा, या तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरह से जुड़े हुए हैं, या तो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड से। आप एक बात बताओ कि इसमें तो पहले जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उससे अगर तोड़ा जाए तो वहां पे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?
और जो डबल होगा उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से इसमें वो क्या किया जाएगा, इसमें पहचान किया जाता है कि कहां पर डबल बॉन्ड है और कहां पर, यानी कहां एडेनिन और थाइमिन जुड़े हैं या थाइमिन और एडेनिन जुड़े हैं, उन दोनों को ढूंढा जाता है। साइटोसिन और गुआनिन तो क्या होते हैं, ज्यादा ऊर्जा खर्च कराएंगे, इसलिए इन जगहों को छोड़ दिया जाता है। ये जहां जुड़े होते हैं यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, क्या, एडेनिन और थाइमिन, और इसी बिंदु को हमने क्या मान लिया, एसी क्या आरंभन बिंदु मान लिया, यानी इनिशिएशन पॉइंट मान लिया। ये मान लिया क्या है, इनिशिएशन पॉइंट, ये है इनिशिएशन। आपको इनिशिएशन ये पॉइंट मिल गया है। अब चूंकि सवाल एक चीज और बनेगा कि सर आखिर ये पता लगाएगा कौन कि ये इनिशिएशन पॉइंट है। आपने तो कह दिया इनिशिएशन पॉइंट मैंने मान लिया, कैसे मान लिया, इसको पता किसने किया, तो देखो यहाँ पर एक एंजाइम कार्य करेगा। इसे पता लगाने के लिए एक एंजाइम कार्य करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है डीएनए हेलिकेज। आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ मैंने शुरू में ही बताया था डीएनए हेलिकेज। तो ये जो पॉइंट का पता किया, यहाँ पर जो जाकर यहाँ बैठा हुआ है पता कर रहा है, ये कौन है, डीएनए हेलिकेज। इसी ने पता किया और पता करके क्या किया, यहाँ पर पहुंचा। तो इसको पता किसने किया, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, यहां जाएगा और जाने के बाद से यहां कट लगा देगा। क्या कर देगा, कट लगा देगा। इनको तोड़, ऊपर वाला ये वाला को क्या कर देगा, कट लगा देगा, और कट लगा के इसके अंदर प्रवेश कर गया। और अंदर प्रवेश करेगा तो ये जितने हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये जितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा। बात समझ में आई। अब ये अंदर गया कौन, हेलिकेज, और ये गया और जाकर धड़ाधड़ इनको तोड़ दिया। और जैसे ये टूटा, अब एक बात बताओ, ये टूटेगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जैसे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था ना, तो जब तक ये जुड़ा था तब तक तो ये एक दूसरे को कस के पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे, और ये एक दूसरे को पकड़े हुए थे, इसलिए ऐसे झुका हुआ था। अब जैसे टूटेगा ये फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो पहला चीज, एक चीज ध्यान रख, ये फैलेगा नहीं, ये पकड़ा हुआ है तो ये दोनों रस्सी हैं। अब ये दोनों क्या होगा, जब टूटेगा तो ये फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, ये वाला फैलेगा, ये नहीं फैलेगा, ये नहीं फैलेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब ये फैलेगा तो ये दोनों रस्सियां क्या हो जाएंगी, और कस जाएंगी, ये टाइट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, इधर भी क्या हो जाएंगी, टाइट। आप रस्सी को बीच में से ऐसे खोलना तो साइड साइड की रस्सियां क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती है ना, वैसे हो जाएंगे। यानी अब ये इनको तोड़ के, लेकिन अब ये तोड़ के इधर नहीं पहुंच पाएगा। जानते हो क्यों नहीं पहुंच पाएगा, इसको इधर अभी इसमें नहीं तोड़ पाएगा। पता है क्यों, क्योंकि वो रस्सियां क्या हो गई हैं, टाइट हो गई। पहला हमको पहले मतलब क्या समझना था, आपने एक चीज समझा कि भाई सीधी सी बात है कि हमको सिंगल रज्जु का निर्माण करना है। ये डबल जो रज्जु है इसका एक जगह को पता किया कि इसमें कहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड जुड़े हैं, उनकी पहचान करने के लिए एक एंजाइम आया, जिस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए हेलिकेज। और इस डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, आया, पता किया, और वहां पर एक छोटा सा कट लगाया, कट लगा के अंदर प्रवेश कर गया, सीधे यूं चला गया, और जाके इनको धड़ाधड़ तोड़ के क्या किया, खत्म कर दिया। जैसे ये तोड़ा, ये दोनों ये वाले भाग क्या हो गए, खुल गए, यानी थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, ये दूर हट जाता है। और जब ये दोनों ये टूट कर जब ये दूर दूर हटते हैं
तो इसे हम कहते हैं रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये फूलता है ना, जैसे ये टूट के फैला, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। नोट कर लेना। तो आपने क्या देखा बेटा? यानी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से यहां पे क्या बन गया? क्या बन गया? रिप्लिकेशन बबल का निर्माण। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ये जो है, अब यहीं पर जब ये बनते हैं तो एक चीज और ध्यान रख लेना। अब ये तोड़ दिया और इनके ऊपर जो है, अब इनको चिपकने से रोकने के लिए एक यहाँ पे और प्रोटीन आता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है SSB प्रोटीन। इनके ऊपर कौन आके लग जाता है? यहाँ पे SSB प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये जानते हो क्या करते हैं? इन दोनों खंडों को पुनः जो है चिपकने नहीं देते हैं, इनको तान लेते हैं और इनको जो है दोनों को एक पास चिपकने नहीं देते। क्या समझ में आया? मैंने क्या बताया कि इसमें हाइड्रोजन कौन आया, इसमें DNA हेलिकेज आया, इस पर कट लगा के अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचकर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला गया। तोड़ने के बाद इसने क्या किया कि जब ये टूटा तो इससे रिप्लिकेशन बबल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस रिप्लिकेशन बबल के ऊपर इसको फिर नीचे ना आए, यानी ये चिपक ना पाए, इसके लिए इसके ऊपर एक कौन सा आकर प्रोटीन, एक कौन सा एंजाइम आता है? SSB प्रोटीन आता है। कौन आता है? SSB प्रोटीन आता है। और ये इनको आकर क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिससे ये दोनों को चिपकने, दोनों रज्जुओं को एक साथ जुड़ने नहीं देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये बबल बना, इधर देखो नुसरत, इधर देखो, जब ये क्या किया, इसने जो है बबल बना, तो बबल बनने के बाद से जैसे ये बबल बना, ये तना, तो तनने से इधर के जो दोनों हेलिक्स हैं ये और कस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कस जाएंगे। अब कसने की वजह से ये इसके अंदर कौन? DNA हेलिकेज अब इसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा, अब इनको तोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ तीसरा जो है, एक जो एंजाइम है DNA टोपोआइसोमरेज, वह डायरेक्ट आकर इनके ऊपर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। कौन आकर बैठ जाता है? DNA टोपोआइसोमरेज आकर इनके ऊपर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। और बैठने के बाद से मान लो यहां पर क्या होगा, कहीं पर भी इसमें एक और कलर का प्रयोग कर लेते हैं। यहां पर आकर ये कौन बैठ गया? DNA टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है, इनके ऊपर आके बैठ जाता है और धीरे से, जानते हो क्या कर देता है? कट, यानी एक बराबर कट लगाता है, और एक बराबर कट लगाकर और पुनः इनको फिर क्या कर देता है? जोड़ देता है, जिससे ये जो एंजाइम है DNA हेलिकेज, ये क्या करता है? तेजी से तोड़ते हुए इनको अलग कर देता है। बात समझ में आया? यानी सिंगल रज्जु में क्या क्या हुआ काम, क्या क्या हुआ? कितने लोगों को समझ में आए? सिंगल रज्जु में क्या क्या हुआ बेटा? पहले कंडीशन में पहले हमने यही बताया कि फर्स्ट कंडीशन में हमें सिंगल रज्जु का क्या करना है? निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए जैसे आप जानते हो कि जो DNA होता है वो क्या होता है? डबल रज्जु की होता है, और डबल रज्जु की होने के लिए उसे सिंगल रज्जु में बदलना होगा। तो इसके लिए जो है, इसमें पहला काम क्या होता है? आपको बताया गया कि इसमें पहचान करने की जरूरत होती है कि कहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और कहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड से। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक जो है एंजाइम आता है, जिसका नाम क्या होता है? DNA हेलिकेज। ये आता है और वो चिन्हित करता है और पहचान करता है, और पहचान करके क्या करता है? वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाता है, और कट लगा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अपना प्रक्रिया चालू करता है, और धड़ाधड़ किसको तोड़ता चला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, तो टूटने से एक जो है यहाँ पे एक बबल्स का निर्माण होता है, जिसे रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब ये बबल्स जो हैं
ये आपस में न चिपके, ये दोनों रज्जु एक पास न चिपके, इसके लिए इनके ऊपर कौन एएसएसपी प्रोटीन आकर क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों तरफ लग जाता है। अब ये जैसे प्रक्रिया हुई, जब बबल का निर्माण होता है तो ये दोनों धागे जो होते हैं वो क्या होते हैं और कस जाते हैं, जिससे जो है ये हेलिकेज आगे नहीं पहुंच पाता है। अब यहाँ पर कौन एक और एंजाइम आता है, कौन एंजाइम, जिसका नाम होता है डीएनए टोपो आइसोमेरेज। ये आकर इनके ऊपर बैठ जाता है और बराबर कट लगाकर यहाँ से इनके जो ऐठन है उनको क्या करता है, कम करता है और फिर उन्हें जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद से पुनः क्या कर देता है, ये हेलिकेज जो है एंजाइम निकलता है और सबको तोड़ तोड़कर और दोनों रज्जु को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिससे सिंगल रज्जु क्या हो जाती है, निर्माण हो जाती है। तो पहला चीज समझ में आ गया। अब हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन हमें क्या प्राप्त करना है, आपको यही बताया गया था 5' से 3' सिरा हमें प्राप्त करना है। मान लीजिए जो बगल से हम इतना ही तो हमको देखना है, इसको मान लेते हैं बेटा, अगर ये ऊपर वाला हम मान लेते हैं कि ये क्या है 5' सिरा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे 3' सिरा होगा। अगर ये 3' सिरा है तो ये क्या होगा, सिरा तो हमें दोनों प्राप्त हो गया, यानी 5' सिरा से 3' सिरा ये भी प्राप्त हो गया और 3' सिरा से 5' भी प्राप्त हो गया, यानी दोनों सिराएं हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब तीसरा जो है उसमें आपको बिंदु बताया गया था कि इसके जो कंडीशन होते हैं, तो तीसरा यही बताया गया था कि सूचना और संकेत, ठीक है ना, सूचना और संकेत। थर्ड कंडीशन सूचना और संकेत। अब देखते हैं बेटा, थर्ड जो कंडीशन है यानी सूचना और संकेत, ये देख रहे हो ना। अगर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, एक चीज ध्यान रखना, इसी के अंदर जो है ना, ये जो है ना, इसी के अंदर इसमें जो है जो नए सिरे का निर्माण होगा, एक तो इधर निर्माण होगा, एक क्या होगा इस साइड में निर्माण होगा, और एक क्या होगा इस साइड में निर्माण होगा, यानी दोनों साइड में क्या होंगे, निर्माण होंगे। हम देखते हैं इसका यहाँ से एक भाग, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक निकालते हैं, देखो इधर यहाँ से यहाँ तक के भाग को लेते हैं, मान लेते हैं ये भाग जो है ना, यहाँ से यहाँ पे हमने किया, तो ये भाग जो है 5' और क्या हो गया 5' और 3', और ये क्या हो गया नीचे वाला भाग 3' और 5'। अब इसमें होता क्या है, तो ध्यान रखना, इसमें जो सूचना के रूप में एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम होता है आरएनए प्राइमेज। क्या होता है, आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज क्या करता है, यहाँ पे आता है, जैसे आरएनए प्राइमेज यहाँ पे आया, ध्यान रखना, और ये आकर यहाँ से यहाँ पर क्या कर देता है, अपना ये आरएनए प्राइमेज कौन है, प्राइमेज या प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे आया और इसने अपना क्या कर देता है, यहाँ पर संकेत दे देता है, क्या कर देता है, संकेत। और इसके अंदर इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा था बेटा, इसे तोड़ने का काम कौन कर रहा था, डीएनए हेलिकेज। तो ये क्या है, डीएनए हेलिकेज, जो अभी ये टूटा नहीं है, इनको तोड़ने का भी क्या करेगा, काम करेगा। अब जो है जैसे यहां प्राइमर ने संकेत दिया कि यहां से काम आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, यानी नए सिरे का निर्माण करने के लिए संकेत किसने दिया,
आरएनए प्राइमेज ने दिया। अब ये प्राइमेज जैसे यहाँ देगा तो इनके तुरंत काम को कंप्लीट कराने के लिए और इनके ऊपर इनको खड़ा रखने के लिए इनको दोनों सिरों को ध्यान देना, इन दोनों सिरों को चिपकने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है यहाँ पे? अरे ये प्रोटीन है, ये इसको रोकने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इन दोनों को खींचा हुआ यही है। अब यहाँ पे कौन आएगा? जैसे इसने संकेत दे दिया तो जोड़ने का काम कौन करता है? तो जोड़ने के काम करने के लिए आता है, यहाँ पे नोट कर लेना आप, जिस हार्मोन्स को कहा, जिस एंजाइम को कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है? यहाँ आ जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाता है और यहाँ पर भी क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाता है और इनको जो है यहाँ से जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ता है ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड? अरे जो ये यहाँ पर आप नए रज्जु का निर्माण कर रहे हो ना, हाँ। तो नया रज्जु कहाँ से बनेगा? ये जैसे ये फैला हुआ है ना भाग, तो यहाँ पर नया रज्जु कौन बनेगा? तो इसको एक संकेत देने के लिए कौन आया? आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज आके संकेत दे दिया और अब जोड़ेगा कौन? तो जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये आकर यहाँ पर क्या हो गया? लग गया। देख रहे हो ना, जब लग गया तो ये एक दूसरे से लगातार क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे क्या रखना, वही जो ये सिरा यहाँ पे आके जुड़ा, इस सिरे को नाम हमने यहाँ देख रहे हो ना, ये ऐसे आकर सतत लगातार एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई? ये क्या है बेटा? इसको बताओगे ये क्या है? ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ये क्या काम करता है? जोड़ने का। और ये क्या है? ये क्या है? डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेज है। और ये क्या है? एस बी प्रोटीन है। यहां तक तो समझ में आ गई आपको? और एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये वाला जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसका नाम होता है टेम्पलेट। एक टेम्पलेट ये हुआ, ये खुला हुआ जो भाग है, एक इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट ये भी क्या है? टेम्पलेट है। और इसी टेम्पलेट के ऊपर क्या होता है? नया सिरा आकर क्या होता है? डीएनए का जुड़ता है। एक इधर जुड़ेगा और एक कहां जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा। तो ऊपर वाला तो जो आपने देखा 5' और 3' वाले पे है, यहां पर आपको बताया गया कि इस टेम्पलेट पर जो है सतत रूप से नए सिरे का निर्माण होता है। क्या होता है? सतत रूप से, यानी बिना रुके लगातार इसमें क्या होता है? यह निर्माण होता चला जाता है। यानी नए सिरे का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि आप जब इसमें आओगे, ध्यान देना, जब इसमें आओगे तो इसमें जानते हो ये प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या बताया गया? ये प्रक्रिया थोड़ी सी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यहाँ पे यहां से शुरू किया कौन? ये प्राइमर कौन? आरएनए प्राइमर। और यहाँ पर आरएनए प्राइमर कहाँ आके लगता है? यहाँ पे आके लगता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आके लगता है। यहाँ पे आकर क्या करेगा? संकेत यहाँ पर देगा और यहाँ पर देगा तो इसको जोड़ने के लिए कौन आएगा बेटा? डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आया और फिर ये आगे की तरफ लेके बढ़ा और यहाँ पर फिर जाकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर यहाँ पे कौन आएगा? कौन आएगा? प्राइमर। और फिर इसके आगे कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और फिर इसको ये क्या करेगा? आगे की तरफ ले जाएगा। फिर आगे जाकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर कौन लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज।
ठीक है ना। और फिर यहाँ पे कौन आएगा, पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड आया और इसको इसमें क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया और इस प्रकार से ये भी रज्जु बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन आपने क्या देखा, आपने इस रज्जु में एक चीज का अंतर देखा, इसमें जो है ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी, ऊपर वाले में क्या हो रहे थे, लगातार प्रक्रिया चल रही थी, ये सतत लगातार क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ता गया। और इसमें क्या हुआ, खंड खंड में जुटा। ध्यान रखो क्या बताया गया कि ये लगातार चलता रहा और इसमें क्या हुआ, खंड खंड में जुटा। जो लगातार चलता रहता है उसको कहा जाता है लीडिंग स्टैंड। क्या कहा जाता है, लीडिंग स्टैंड, यानी इसको कहा जाता है लीडिंग स्टैंड। और जो क्या होता है, खंड खंड में होता है उसको कहा जाता है लैजिंग स्टैंड। क्या कहा जाता है, लैजिंग स्टैंड। क्या कहा जाता है, लैजिंग स्टैंड। और जो ये खंड खंड में होता है बेटा, जो ये खंड खंड में जुड़ रहे हैं तो इन खंडों को कहा जाता है ओकाज़की फिगामेंट। क्या कहा जाता है, हाँ, ओकाज़की फिगामेंट। ओकाज़की फिगामेंट। तो बात समझ में आ गई कि ओकाज़की फिगामेंट क्या है। क्या समझे, इधर एक बार ध्यान से दो, देखो इधर देखो, इधर इधर समझने का प्रयास करेंगे। पहला कंडीशन में हमने इसको क्या किया था, हटाया था। ये आपको बताया गया था हटाकर, और हमने क्या बना लिया था, यहाँ पर रिप्लिकेशन बबल बना लिया था। और इसी बबल के अंदर ये क्या हो रहे हैं, प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद से हमने सिरा भी प्राप्त कर लिया, ये 3 डैश, इसको 5 डैश सिरा बना, इसको 3 डैश। और दूसरे कंडीशन में यही हमको प्राप्त करना था, और ये नीचे वाले को 3 डैश और 5 डैश। अब तीसरा सिरा जो था, हमें किसकी आवश्यकता थी, संकेतक, यानी सूचना देने वाला, कि सूचना कौन देगा कि नया सिरा कहां से बने। तो उसके लिए हमने क्या बताया कि एक एंजाइम आया जिसका नाम क्या था, आरएनए प्राइमेज, यानी आरएनए प्राइमर आया। और यहाँ पर जो 5 डैश 3 डैश सिरा वाला है, इसके ठीक से ऊपर आकर क्या किया, अपना निशान आकर लगा दिया। ये लगा दिया तो इसे जोड़ने के लिए जो है अब इनको जोड़ने के लिए, इन सिरों को जोड़ने के लिए एक और एंजाइम आता है, जिस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आकर इसके पास जुड़ जाता है, इधर भी आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और दोनों सिराओं को क्या कर देता है, दोनों ऐसे एक सिरा को लाकर एक दूसरे से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हुए चले जाते हैं। लगातार ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हुए। जैसे यहाँ एटीन है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, यूरोसिन, यानी आप आरएनए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यूरासिल बनेगा। जो सिंगल धागा होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। फिर ऐसे बन के तैयार हो गया। अब इधर वाले सिरा में जो 5 डैश और 3 डैश सिरा होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपने देखा कि 5 डैश 3 डैश वाले में ऊपर से आगे शुरू किया, और इसमें जो है 3 डैश 5 डैश वाले ने यहाँ पर से आकर क्या किया, कौन, जो प्राइमर था वह निशान यहाँ लगाया और यहाँ पर लगाकर, और फिर इसके साथ कौन आया, पॉलीमरेज थर्ड आया, और ये इसको आगे बढ़ाया, फिर आगे जाकर रुका। ये खंड खंड में इसको क्या करता है, तैयार करता है। तो जो खंड खंड तैयार होते हैं तो उन खंडों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओकाज़की फिगामेंट कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो ये वाला सिरा होता है वह क्या होता है, इस टेम्पलेट पर जो सिरा होता है वह टुकड़े टुकड़े में होता है। क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में होता है। और इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ओकाज़की फिगामेंट कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज ये बताया गया कि जो सतत लगातार एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, उस स्टैंड को उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और जो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैजिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब इसमें बताओगे कि इसमें ओका जाकी फिलामेंट कौन है, कहां से कहां तक ओका जाकी फिलामेंट है इसमें? ये तो आपका हो गया लीडिंग वाला, ये क्या हो गया? ये तो लीडिंग हो गया ना, लीडिंग स्टैंड हो गया। और ये क्या हो गया? इसको क्या कहता है? लेजिंग स्टैंड कहा जाता है। अब इसमें ओका जाकी फिलामेंट कौन कहलाएगा? हाँ देखो, यहां से यहां तक जो ये है, ये क्या है? ओका जाकी। यहां से यहां तक ये क्या है? यहां से यहां तक ये क्या है? ये सब ओका जाकी फिलामेंट। ठीक है ना, जो खंड खंड है इसी को क्या कहते हैं? ओका जाकी। अब इधर देखते हैं बेटा, यहां तक तो आपने समझ लिया, यहां तक तो ये बना, यहां तक बना, लेकिन ये तो सतत जुट गया है, ये सतत जुट गया है, ये सतत जुटा नहीं है, ये खंड खंड में हुआ है। तो अब इसे जोड़ा कैसे जाए? इधर ध्यान देना, ये तो मान लो ये वाला ये रज्जु पूरा जुट गया है, ये रज्जु जुटा नहीं है, तो इसे जुड़ने का के लिए क्या किया जाए? तो ये लास्ट वाला जो होता है टर्मिनेशन, समाप्ति वाला, इस स्टेज में जब आते हैं अब इसमें क्या होता है, जब समाप्ति यानी इसको खत्म करने के कगार में आते हैं, यानी इसको पूरा जोड़ने के कगार में आते हैं, तो इस स्टेज में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ध्यान रखना, ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? फर्स्ट जो एंजाइम है वो आता है, और जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर है, अरे इनके बीच में आरएनए प्राइमर है ना, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पर क्या है? आरएनए, देखो आरएनए प्राइमर ये है, आरएनए प्राइमर ये, यही तो आगे क्या अपना संकेत दे रहा है, और आरएनए प्राइमर यहाँ पर है, तो ये बीच बीच में क्या है? आरएनए प्राइमर है। तो इनको हटाने का काम कौन करता है? ध्यान दो इधर, आरएनए प्राइमर को हटाने का कौन काम कर रहा है? जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये आता है, और इसमें जहां जहां पर क्या है? आरएनए प्राइमेज, एक आरएनए प्राइमेज ये है, एक आरएनए प्राइमेज ये है, और एक आरएनए प्राइमेज ये है, इनको हटाता चला जाता है, और हटा हटाकर, यानी इनको कौन हटाने का काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और जब इनको हटाता है बेटा, तो ध्यान रखना, अब ये हटाता है तो उसके साथ जो है ना, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जोड़ता चला जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये देखो न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड है, तो जब इनको हटाएगा तो इनके स्थान पर क्या करेगा? नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है। और साथ ही साथ ये डीएनए जो है, जो साथ ही साथ इसका एक और कार्य है कि ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये भी कार्य करता है, यदि श्रृंखला में अगर मान लो ये जोड़ रहा है, पहला बात आप एक बार और समझो, इधर आप लोग लिखते हो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, पहले समझने के मैंने क्या बताया कि जो दूसरा टेम्पलेट पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ओका जाकी का फिलामेंट बन रहा है, ये जुड़ तो रहा नहीं है, बीच बीच में इसमें क्या हो रहा है? आरएनए क्या आ रहा है? पॉलीमरेज है। अब इसको हटाएंगे तभी तो ये एक दूसरे से जुड़ेगा, इसको बीच में रहने देंगे कि हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए कौन आया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, और आने के बाद से इनको क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। और हटाता है तो हटाने के साथ साथ जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है? जोड़ता चला जाता है। लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियोटाइड जो है जोड़ता है, कहीं गलती से न्यूक्लियोटाइड को गलत जोड़ दिया, तब क्या हो? तो इसका एक और काम है, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ गया, जैसे यहाँ पे थाइमिन जुड़ गया, गलत जुड़ गया, तो ये क्या करेगा? तो अगर जैसे गलत जुटेगा तो उनको हटाने का भी काम कौन करता है? यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। यहां तक किसी को दिक्कत? ये हटा तो देता है, ये हटा तो देता है, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया, और इनके साथ क्या कर दिया?
कौन लाके जोड़ दिया, किसको, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। लेकिन ओका जो फिगामेंट हैं इनको ये एक दूसरे से नहीं जोड़ पाता है, इनको हटाता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, लेकिन इन सबको जो है एक में जोड़ नहीं पाता है। अब इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक और एंजाइम कार्य करता है, वह एंजाइम कौन होता है, डीएनए लाइगेज। अब ये जब इनको हटा दिए, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिए, तो इन सबको जो है ना ऐसे, यानी इनको एक जैसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए, एक सीध में जोड़ने के लिए अब कौन आएगा, कौन आ जाएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। और डीएनए लाइगेज आकर ये क्या करेगा, इन खंडों को एक साथ जोड़ देगा। इस प्रकार से ये दोनों रज्जु बनकर क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो यही हमें क्या पढ़ना था, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो हमारे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे होता है। तो रेप्लिकेशन के लिए जो है आपको पहला आपको बता दिया गया था कि कुछ बिंदुएं थी कि जैसे आपने देखा कि डीएनए का जो है द्विगुणन में किन किन चीज़ों को हमें आवश्यकता पड़ी। तो पहला पड़ा समारंभन बिंदु का ज्ञान, यानी पहले समारंभ यानी कहाँ पे आरंभन क्रिया होगी इसका ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। दूसरा जो है आरएनए प्राइमर का निर्माण, ठीक है ना, यानी आरएनए प्राइमर का निर्माण का मतलब क्या है, एक सिरे का निर्माण, ठीक है ना। इसके बाद डीएनए के नया श्रृंखला का निर्माण, जो डीएनए का ये यहाँ पर देख रहे हैं एक नया सिरा बन रहा है, इसका निर्माण कैसे होगा। और इसके बाद से आरएनए प्राइमर, जो ये आरएनए प्राइमर इसमें लग कर इनको क्या कर रहे हैं, जो यानी इसमें लगे हुए हैं और संकेत के माध्यम से इसे बता रहे हैं कि यहाँ से जोड़ो, इनको कैसे हटाया जाए ये अभी आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और लास्ट में था ओका जाके खंडों का जोड़ना। जब ये क्या इनको हटाया गया तो हटाने के बाद से ये पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं था, इसे जोड़ने का काम कौन किया, डीएनए लाइगेज ने किया। तो ये आपको एंजाइम थे और ये इसके क्या थे, इतने कंप्लीट हुआ। अब हमें जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर क्या देखना है, नेक्स्ट चैप्टर कह रहे हैं अगला हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं और बाकी कल देखेंगे। हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ शुरू करें, यानी बता अनुलेखन। क्या पढ़ना है बेटा हमें, अनुलेखन। अभी आपने क्या पढ़ा कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है। इसी प्रकार से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। क्या बताया गया, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बताया गया, ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा, आपको बताया गया कि डीएनए से क्या बताया जाना है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, एम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, मतलब मैसेज, हाँ जो जैसे आपने व्हाट्सएप पर मैसेंजर होता है, वो भी एक मैसेंजर है जो हमारे संदेश को क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसी प्रकार से ये जो आरएनए भी होते हैं इसमें भी होते हैं। देखो आरएनए जो है बेटा, सबसे पहले आपको आरएनए जानने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। मैं थोड़ा सा तब मैं आपको विधिवत बताऊंगा, कहेंगे कई बच्चे इसी में फंस जाते हैं, सर इसको आपने कंप्लीट समझाया नहीं। देखो बेटा, अभी आपने देख लिया
कि अनुलेखन क्या है, यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी अनुलेखन कहलाता है। सबसे पहले समझेंगे कि आरएनए, ये आरएनए है क्या? कोई बताएगा आरएनए का फुल फॉर्म? हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये देखो, ये आरएनए जो होते हैं, आरएनए जो है ये अनुवांशिक पदार्थ भी है। कुछ जो हैं, कुछ सजीवों में ये, या निर्जीवों को भी मान सकते हैं, ये किस रूप में काम करता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। और कुछ में क्या होता है, ये अनुवांशिक होता है। जैसे आरएनए भी एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये तो आप लोग जानते हो। तो ये कुछ में क्या होता है, अनुवांशिक के रूप में होता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। अब अनुवांशिक पदार्थ के रूप में किसमें पाया जाता है, तो ये जो होते हैं, जो विषाणु होते हैं ना, क्या होते हैं, विषाणु, उनके अंदर ये किस रूप में पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। बल्कि जो अन्य जितने भी जीव हैं, जीव की जब बात आ जाती है, तो ये जीवों में जो है, जीवों में क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। यानी हमारे शरीर में सूचनाओं को ले जाने का काम आरएनए नहीं करता है, जबकि इनमें सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। एक क्वेश्चन पहले बताओ, उसके बाद से फिर पढ़ाते हैं। ये बताओ, जो ओकाजाकी खंड हैं, उनको जोड़ने का कौन सा एंजाइम काम करता है? बोलो, कौन सा एंजाइम काम करता है, उनको जोड़ता कौन है? अभी 1 मिनट पहले खत्म, इसलिए मैं पूछा हूँ कि आपका दिमाग पहले मैं तो पता करें कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अरे अभी पढ़े हो लाइगेज एंजाइम, थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, ये जो आरएनए होता है बेटा, सभी सजीवों में जो आरएनए होता है, ठीक है ना, विषाणुओं में जो होता है, जैसे मान लो एड्स वाले जो विषाणु हैं, यानी एचआईवी फैलाने वाले, उनमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कौन करता है, आरएनए करता है। जुखाम का जो वायरस है, वह भी क्या होता है, उसमें भी अनुवांशिक पदार्थ, उनके शरीर में अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। जबकि जो सजीव होते हैं, सजीव जितने सजीव होते हैं, ये आरएनए, उनमें 3 प्रकार के सजीवों में आरएनए 3 प्रकार का पाया जाता है। अगर जीवों में देखा जाए तो आरएनए जो होता है बेटा, ये 3 प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार पाया जाता है, 3 प्रकार से। एक को कहा जाता है आरएनए, और दूसरा कहा जाता है एमआरएनए, और तीसरे को कहा जाता है टीआरएनए। ठीक है, कल बताया इसको, बोलो। हाँ मुझे पता है आप थके हुए। इनका फुल फॉर्म देखा जाए, ये सब बस थोड़ा सा फुल फॉर्म है। आरएनए का पूरा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और इसका क्या हो गया, मैसेंजर। हाँ मैसेंजर। अब आप इसको लिख ही दो आगे, टी का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पहले
आप कहोगे इसको, चूंकि इतना आपको डिटेल से पढ़ना नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है कि RRNA या mRNA। हाँ, तो आप लोगों को जैसे किताब में डायरेक्ट इसके बारे में विधिवत नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि RRNA क्या है। लिखना तो थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद लिख लो। तो RRNA, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, ठीक ना। लिखो इसकी खोज। सर उसका हिंदी बताइए था, राइबोसोमल आरएनए। तो उसका हाँ सर, हिंदी में होगा कुछ और। हिंदी क्या होगा? राइबोसोमल यानी जो उसका जो है, जो कोशिकांग में आपने पढ़ा होगा, कोशिकांग पढ़ा है, कोशिकांग पढ़े हो। राइबोसोम यानी कोशिकाओं के शरीर के अंदर एक क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम। तो ये उसी का क्या करता है? निर्माण करता है। हाँ लिखो, इसका सर्वप्रथम खोज कुंज ने की थी। यानी खोज किसने की थी बेटा? खोज जो है कुंज ने की थी। इसके बाद जो हमारे शरीर में जितने भी RNA होते हैं, मान लो हमारे शरीर में जो RNA होते हैं, कोशिकाओं के अंदर जो क्या होते हैं? RNA होते हैं बेटा। इस RNA में जो RRNA होती है, इसकी कुल प्रतिशत जो होता है वह लगभग 80% होता है। यानी RRNA जो है कितना होता है? 80% अकेले होता है, और 20% में कौन होते हैं? ये M और T होते हैं। हाँ लिख लो। अरे हमारी कोशिका में, हमारे शरीर में नहीं, हमारे कोशिका, हमारे शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो कोशिकाओं में है, हमारे कोशिकाओं में क्या होता है? यानी RRNA क्या होता है? 80% होता है। 20% में कौन होते हैं? कौन होते हैं बेटा? mRNA और tRNA होते हैं। लिखो RNA का मुख्य कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना होता है। अब देख लो राइबोसोम, पहले समझो राइबोसोम क्या है। राइबोसोम की खोज पोलैंड ने की थी। राइबोसोम की खोज पोलैंड ने की थी। अब देखो बेटा, ये जो राइबोसोम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ध्यान देना, बताया जा रहा है कि राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो प्रोटीन क्या होता है, देखो, एक ये होता है प्रोटीन प्लस RRNA। जब ये दोनों मिलता है बेटा, तो इससे जानते हैं किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, यानी राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस RRNA से। अब इसमें लिखो, राइबोसोम दो इकाई से बने होते हैं। राइबोसोम दो इकाई से बने होते हैं, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई।
ये झिल्ली रहित होते हैं, ये झिल्ली रहित होते हैं, यानी इनमें कोई आवरण नहीं होता है। देखो ये बताया गया, ये दो इकाई से मिलकर बना होता है। एक ध्यान रखना, एक इकाई ऐसे होता है और एक इकाई क्या होता है, ऐसे बना होता है। ये सब क्या होता है इसमें, ऐसे इसमें प्रोटीन भरा होता है। क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है। और ये क्या होते हैं, RNA होते हैं। क्या होते हैं, ये जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्या होते हैं, ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और ये प्लस क्या होता है, RNA होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं क्या बन जाता है, राइबोसोम बन जाता है। ठीक है ना। तो राइबोसोम का निर्माण आपने देख लिया कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है। जब प्रोटीन और RNA मिलते हैं तो क्या बनता है, राइबोसोम। अब चूंकि जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो दो तरह की होती है। एक होती है क्या, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक। अब जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, यानी दोनों कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हुआ या यूकैरियोटिक हुआ, दोनों में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। किस रूप में पाए जाते हैं, कोशिकांग के रूप में पाया जाता है। देखो बताया गया कि कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम, एक ये कोशिका हुआ है और एक ये कोशिका हुआ। ये मान लिए कि ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाले में भी पाया जाता है, और क्या किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक वाले में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वाले में जो पाया जाता है वहां पर ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक वाले में इसको 70S ऐसे दिखाया जाता है। क्या है, 70S के रूप में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, 80S के रूप में। ठीक है। अब RNA का कार्य क्या है, इसका कार्य लिख लो। चलो इसको कार्य कल लिखाते हैं, कल इसको फिर दोबारा बताओ। ठीक है।